हेलो बच्चों, वेलकम। कैसे हो बेटा? आज हम वन शॉट की सीरीज़ के अंदर जिस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं वो है ट्वेल्थ क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है बच्चों हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, जो आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, वन शॉट। तो बच्चों लेट अस स्टार्ट नाउ। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं इसका बच्चों इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन का बच्चों कुछ ही चैप्टर है जिनमें से क्वेश्चन आपको बनते हैं। उनमें से एक चैप्टर ये है जिसके इंट्रोडक्शन पे भी आपको क्वेश्चन बनेगा। किस टाइप का बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। सबसे पहली पहली बात तो ये होगी पीछे क्यों जा रहे हो भाई? सबसे पहली बात तो ये होगी बच्चों कि एल्काइल हैलाइड हमारे एक्चुअल में होते क्या हैं। तो एल्काइल हैलाइड की पहले बात करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे, फिर एराइल हैलाइड की भी बात करेंगे। तो बच्चों एल्काइल हैलाइड होते क्या हैं बच्चों? एल्काइल हैलाइड होते हैं बच्चों एल्केन का अगर आप हाइड्रोजन निकाल दें और उसकी उसकी जगह एक्स ग्रुप यानी हैलोजन लगा दें तो आर एक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन को हम क्या कहते हैं बच्चों? एल्काइल हैलाइड कहते हैं। और अगर इस आर की जगह पीएच ग्रुप ले लूं मैं तो हमारा कौन सा कहलाएगा बच्चों? एराइल हैलाइड या हेलो एरीन्स कहलाएगा। जैसे एराइल हैलाइड और हेलो एरीन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड वन हाइड्रोजन एटम एलिफेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और उसकी जगह क्या लगा देते हैं बच्चों? हैलोजन लगा देते हैं। तो इसको कहते हैं एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड। एराइल का मतलब जिसके अंदर फिनाइल ग्रुप आता है, आपका फिनाइल से डायरेक्टली लिंक होता है। अब देखिए इसके अंदर किस तरीके से हम इसको क्लासिफाई करते हैं उस पर हम देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहला क्लासिफिकेशन हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन का पहला है बच्चों एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के अंदर आर एक्स, ये मैंने आपको बताया अभी, एक हाइड्रोजन हटा के हाइड्रोजन लगा दिया। लेकिन इसके अंदर क्या एक ही हाइड्रोजन हटा सकते हैं? एक से ज्यादा हाइड्रोजन हटा सकते हैं बच्चों। एक से ज्यादा यानी सारे हाइड्रोजन भी हटा सकते हैं। तो मोनो हेलो डेरिवेटिव हो सकता है बच्चों, डाई हेलो डेरिवेटिव हो सकता है, ट्राई हेलो डेरिवेटिव हो सकता है और टेट्रा हेलो डेरिवेटिव हो सकता है। मोनो हेलो डेरिवेटिव के अंदर बच्चों प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है और टर्शरी हो सकता है। प्राइमरी का मतलब क्या है बच्चों? आपके पास आर सी एस टू एक्स, इसको कहेंगे हम प्राइमरी। आर टू सी एच एक्स इसको कहेंगे सेकेंडरी और आर थ्री सी एक्स इसको कहेंगे हम टर्शरी। यानी सारे हाइड्रोजन रिप्लेस करके अल्काइल ग्रुप लग जाए। ये बात हम बेसिक बात हम जानते भी हैं, ठीक है ना? लेकिन रिकॉल करना सबसे अच्छी बात होती है बच्चों। आसान चीज को भी अगर आप जानते हैं लेकिन बार बार रिकॉल करेंगे तो वो आपके, ये समझिए आपके तहत शऊर जिसको हम कहते हैं ना, रिफ्लेक्स में आ जाएगी। फिर आपको बिना सोचे आप उसे कर सकेंगे। देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चों आता है यहाँ पे डाई हैलाइड से। डाई हैलाइड का मतलब क्या है बच्चों? दो तरह के होते हैं, जेमिनल डाई हैलाइड और विसिनल डाई हैलाइड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। जेमिनल डाई हैलाइड या एल्काइलिडीन हैलाइड कहते हैं इसको। जेमिनल का मतलब है एक ही कार्बन पे अगर दो हैलोजन लगे हैं बच्चों तो इसको हम कहते हैं जेमिनल डाई हैलाइड। दो हैलोजन अगर एक ही कार्बन पे लगे हैं तो उसको कहेंगे हम क्या? जेमिनल डाई हैलाइड। एक का हाइड्रोजन मैंने एक्स्ट्रा बना दिया, जेमिनल डाइहैलाइड, ठीक है। और विसिनल डाइहैलाइड का मतलब है बच्चों अगर एडजेसेंट कार्बन के ऊपर, एडजेसेंट कार्बन बराबर वाले कार्बन के ऊपर दो हेलोजन लगे, ऐसा नहीं छोड़ के अल्टरनेट कर दो, नहीं, एडजेसेंट कार्बन के ऊपर लगे होंगे तो उसको क्या कहते हैं हम? विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन हमारा आ जाता है बच्चों जेमिनल डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड। ट्राई हैलाइड के अंदर जैसे CH Cl3 क्लोरोफॉर्म, CHI3 आयोडोफॉर्म, बहुत अच्छे एग्जांपल हैं, आपको पता है, ठीक है। टेट्रा हैलाइड CCl4 पायरीन, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज होता है, ये इसका एग्जांपल होगा बच्चों। इनके ऊपर क्वेश्चन आपको बन सकता है क्लासिफिकेशन। अब दूसरा वाला पोर्शन क्या है? ये तो था हमारा एल्काइल। अब अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो एल्कीनाइल, एल्कीन के बाद आइल लगा दो, ये डबल बॉन्ड आ जाए अगर आपका, यानी डबल बॉन्ड से डायरेक्टली लिंक हो। इसमें दो तरह के होते हैं बच्चों, विनाइल और एलाइल हैलाइड। कौन कौन से होते हैं? विनाइल और एलाइल। विनाइल के अंदर तो डायरेक्टली लिंक होता है आपका डबल बॉन्ड वाले कार्बन से। जैसे अगर हम बात करें CS2 डबल बॉन्ड CHX, यानी डायरेक्ट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ क्या है? वो लिंक है। अच्छा एलाइल के अंदर क्या होगा फिर बच्चों? देखिए एलाइल के अंदर क्या होगा बच्चों? CS2 डबल बॉन्ड CH CS2X होगा तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से लिंक। लेकिन कंपाउंड के अंदर ये वाला जो ग्रुप कहलाता है, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं बच्चों? एलाइल ग्रुप कहते हैं। इस ग्रुप का नाम क्या होता है हमारा? एलाइल ग्रुप होता है। ये ज्यादा गुछड़ पुछड़ हो गई तो हम थोड़ा सा इसको क्या कर देते हैं? कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों, ठीक है ना? तो इससे हमें अच्छा लगेगा। जैसे हमने यहाँ पे बनाया ना, ये वाला ग्रुप कौन सा होता है?
एलाइल ग्रुप होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, इस ग्रुप को, तो इसको क्या कह देते हैं बच्चों हम, एलाइल हैलाइड। ठीक है ना। अब दूसरा आता है, अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड आए, यूजुअली इस पे कम क्वेश्चन आता है, एल्काइन कहते हैं ना, और बाद में क्या लगा दो, आइल लगा दो, यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CX, यानी sp हाइब्रिडाइज कार्बन से अगर लिंक होगा तो आप क्या कहेंगे इसको, एल्काइन, एल्काइनाइल क्लोराइड या हैलाइड। ठीक है। एराइल हैलाइड बच्चों, अब कौन सा आता है क्वेश्चन बच्चों, एराइल। देखिए जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना बच्चों, एरोमेटिक, एरोमेटिक के अंदर थोड़ा सा मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे आपको समझाने के लिए। एरोमेटिक के अंदर हमारे पास रिंग सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकते हैं और साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकते हैं। कैसे, अगर हम बात करें बेंजीन पे, अगर डायरेक्ट हेलोजन हमारा लगा है तो इसको कहते हैं हम रिंग सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है ना, एराइल हैलाइड। लेकिन एक एराइल हैलाइड हमारा इस तरह का हो सकता है जो हमारा साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हो, CH2X, यानी ये कैसा है हमारा, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड, ये डायरेक्टली रिंग पे लगा है, तो इसको स्पेशली हम क्या कहते हैं, एराइल हैलाइड, या रिंग का जो सब्स्टिट्यूटेड होता है। और एराइल हैलाइड में भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है, डाई सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है, या ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है। बच्चों ये बात मैंने क्यों इतना पॉज करके बताई आपको, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आपका बन जाता है स्पोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब आई होप हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। इनका क्लासिफिकेशन जो कुछ मैंने बोला है उसको हमने रिटन फॉर्म में दिया है आगे, और उसके बाद इसका यूपैक नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या होगा बच्चों, देखिए एल्काइल हैलाइड हमने यहाँ पे बताया, एल्केनाइल हैलाइड, एल्काइनाइल हैलाइड हमने बताया, यहाँ पे एराइल हैलाइड हमने बताया। ठीक है ना, एरोमेटिक, जेमिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, सबके बारे में हमने क्या बताया यहाँ पे, आपको सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे बताए। इसको एक बार रुक के देखेंगे, पॉज करके देखेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं बच्चों। अब नोमेनक्लेचर की बात करते हैं बच्चों। ठीक है ना, नोमेनक्लेचर इनका बहुत आसान है, प्रिंसिपल, फंक्शनल ग्रुप, प्रायोरिटी लेवल पे भी इसकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब भी दो हेलोजन अगर आपके साथ आ जाएं तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे बच्चों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। अच्छा, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी सेम आ जाए तो फिर किसको प्रेफरेंस देंगे बच्चों, फिर लोएस्ट लोकेंट को देंगे। मैं एक दो एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। देखिए तो सिंपल है, 1 2 3। ठीक है ना, 2 मिथाइल आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का नाम क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो, ये आप उस न्यूपेंटाइल ब्रोमाइड का 1 2 3, तो 2 2 डाइमिथाइल, ये आपका नाम हो सकता है आसान सा। अब देखिए पॉइंट की बात क्या है बच्चों, इसके अंदर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। बस सपोज यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन आया, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा देता हूँ आपको, CH3 CH Cl CH Br CH3, लेट से इस टाइप का क्वेश्चन हमारा हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन अगली स्लाइड के अंदर होगा इस टाइप का, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे ब्रोमीन भी, यहाँ पे क्लोरीन भी। अब नंबरिंग किधर से करेंगे बच्चों, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है ना वो फॉलो करेंगे। तो ये होगा 1 2 3 और 4, ब्रोमो पहले आता है ना, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। मान लो साइक्लिक कंपाउंड आ जाए, Cl आ जाए, Br आ जाए, तो बिल्कुल यही करना है आपको, 1 2 3 4। हाँ, अगर समहाउ ऐसा आ जाए बच्चों आपको, यहाँ क्लोरीन और यहाँ ब्रोमीन, अब क्या करेंगे, नहीं अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं करेंगे, अब लोएस्ट लोकेंट को लेंगे। अब इसको 1 लेंगे, 1 2 3 और 4, यानी 1 1 डाई क्लोरो 4 ब्रोमो। अब ये नाम इसका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी बातें आपको याद रखनी है। देखिए कंपाउंड बड़ा अच्छा सुंदर दिया है, डबल बॉन्ड में और हेलोजन में ऑब्वियस है प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की होती है। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो किस पे आ जाएगा, क्लोरो आपका 3 पे आ जाएगा। बात समझ में आती है नहीं। तो इस तरह का हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं, और इससे अगली स्लाइड में भी कुछ क्वेश्चन देंगे, तो आप वो क्वेश्चन देख के पॉज करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। नाम भी हमने दे रखे हैं। देखिए आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, क्या आईयूपैक नेम होगा। देखिए ये जो लिख रखा है ना, आपको देखने में डर सा लग रहा है, लेकिन ये कुछ डरना नहीं है। Cl, ये Cl है, फिर इसके पास क्या है, C2H5 ग्रुप लगा है, इस पे क्या लगा है, CH2 CH3 ग्रुप लगा है, C2H5। फिर इसका कार्बन लिंक है, इस पे मिथाइल ग्रुप लगा है, इस पे मिथाइल ग्रुप लगा है, और इस पे फिर C2H5 यानी CH2 CH3 ग्रुप लगा है। बच्चों इस तरीके का कंपाउंड है जो आपको देखने में थोड़ा सा डरावना लग रहा है आपका। ठीक है ना, कैसे होगा बच्चों आप इसमें, अब नंबरिंग की कैसे बात करेंगे आप। ठीक, तो नंबरिंग होगा इसका बच्चों, यहाँ से अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगा तो लॉन्गेस्ट चेन नहीं बनेगी, 1 2 3 4, ये तो छूट गया।
तो गलत हो गया। तो इसका मतलब कहाँ से नंबरिंग करेंगे अब इसका, देखिए हम ऐसे इसको रेड से ले लेते हैं, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा इधर से क्यों नहीं कर सकते, 1 2 3, 3 पे मिथाइल है, यहाँ भी 3 पे मिथाइल है, यहाँ भी 3 पे क्लोरो है, 3 पे क्लोरो अभी बताया मैंने। इसका लोकेशन दोनों की सेम है, लेकिन अब प्रीफरेंस हम किसको देंगे, अल्फाबेट्स को देंगे। क्लोरो पहले आता है तो इसका मतलब सबसे पहले क्लोरो लगाएंगे, तो आंसर क्या बनेगा इसका, 3 डाई क्लोरो 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। ये आंसर आपका, आंसर दिया भी है, देखिए सी आंसर इसका हमारा बनेगा। बात समझ में आती है बच्चों, प्रैक्टिस कर लो बच्चों, बोर्ड में भी आ जाता है, इवन जेई और नीट में भी, इवन आईटी एडवांस में भी कई बार आईयूपैक नेम जो है वो आपसे पूछ लिया जाता है। 18 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आईयूपैक नेम कहा जाता है, मैचिंग पेयर कहा जाता है। तो आईयूपैक को हमें इग्नोर नहीं करना। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, आगे आपके सामने आएंगे नेक्स्ट, ठीक है ना। हाँ हाँ, क्वेश्चन इसके बाद आता है हमारा, एक स्लाइड नहीं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब क्या आता है हमारा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। पहले किसकी बात करेंगे हम, हेलो एल्केन्स, फिर किसकी बात करेंगे, हेलो एरीन्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला है बच्चों हमारा किसका है, रिएक्शन विद हेलोजन एसिड। किसकी रिएक्शन कराएं हम, एल्कोहल की रिएक्शन कराएं किसके साथ, हेलोजन एसिड के साथ, यानी HX के साथ, स्पेशली HCl, HBr और HI के साथ। बच्चों HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, इसको कहते हैं हम ल्यूकास रिएजेंट। क्या कहते हैं हम, ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, बात समझ में आती है बच्चों, नहीं, ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट ये टेस्ट होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। एल्कोहल में हम पढ़ चुके हैं, ये आपने जिन लोगों ने प्रीवियस शॉट देखा हो, क्योंकि हम बैक साइड से चले हैं पहले। तो 3 डिग्री एल्कोहल टर्बिडिटी फौरन दे देता है, गफनेस साबुन का जैसा पानी होता है ना, वो फौरन दे देता है। 2 डिग्री 5 मिनट बाद देता है, और 1 डिग्री जो है हीट करने के ऊपर देता है, ठीक है ना। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है आपका, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अच्छा HI, HBr और HCl के अंदर रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है आपको पता है, स्ट्रॉन्ग एसिड HI है तो सबसे ज्यादा किसका, HI, फिर HBr और फिर HCl का ऑर्डर होता है। बात समझ में आती है, नहीं। तो ये रिएक्शन बच्चों आपका HCl एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 का काम होता है एक तो वाटर को एब्जॉर्ब करना, दूसरा कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को भी वीक कर देना, क्योंकि ये लुईस बेस की तरह बिहेव करता है, और ZnCl2 कैसा बिहेव करता है, लुईस एसिड की तरह। इस पे अटैक करके इस बॉन्ड को भी क्या कर देता है, वीक कर देता है, और रिएक्शन कार्बोकैटायन मैकेनिज्म के थ्रू होती है, ठीक है ना बच्चों। HBr और HI को बना कैसे सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NaBr कंसंट्रेटेड H2SO4, NaI H3PO4, दोनों की रिएक्शन करके HBr और HI को हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। बात समझ में आती है बच्चों, नहीं। अच्छा अगर फॉस्फोरस बना, आपको आयोडो डेरिवेटिव या ब्रोमो डेरिवेटिव बनाना हो, तो हम फॉस्फोरस इन Br2, रेड फॉस्फोरस इन I2, इससे भी रिएक्शन करके हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं आपके पास, ठीक है ना। अच्छा इसको हम थोड़ा सा आगे बताएंगे, ये हमने एक स्टेप पहले आपको बता दिया, इसकी बताने की यहाँ पे ज़रूरत अभी नहीं है, एक स्टेप बाद बताएंगे इसको। अभी तो सिर्फ अल्कोहल से हम इसकी रिएक्शन कर रहे हैं, इस स्लाइड के अंदर वो रिएक्शन कर रहे हैं। हमारी किससे रिएक्शन हो रही है, HBr से और HI से और HCl से। HCl से जो बताया मैंने ल्यूकास रिएजेंट, या इस प्रोसेस को कहते हैं ग्रूस प्रोसेस। क्या कहते हैं बच्चों, ग्रूस प्रोसेस, ग्रूस प्रोसेस कहते हैं। बात समझ में आती है, नहीं। एल्कोहल से, अच्छा एल्कोहल से इसके अलावा और भी मेथड है, कैसे बना सकते हैं आगे देख लेते हैं बच्चों हमारा, ठीक है ना। फॉस्फोरस हैलाइड और थायोनिल क्लोराइड, ये 3 मेथड आपके एल्कोहल से, PX3 या PCl3 या PCl5। साइड प्रोडक्ट पे भी बच्चों क्वेश्चन इस पे बन जाता है। सबसे अच्छा मेथड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी आपका बनाने का एल्काइल हैलाइड कौन सा है, जो SOCl2 से करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और HCl दोनों ही गैसेज होती हैं जो निकल जाती हैं बच्चों। ये रिएक्शन एक स्पेशल टाइप की, जो हमारे सिलेबस में तो नहीं पूछेगा आपसे, SNI मैकेनिज्म होती है। SNI मैकेनिज्म में रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है, डेक्स्ट्रो है तो डेक्स्ट्रो बनेगा, लीवो तो लीवो बनेगा। लेकिन अगर बेस की प्रेजेंस ले ली जाए, पेरिडीन की प्रेजेंस ले ली जाए, तो ये SN2 हो जाती है, आपकी रिएक्शन कैसी हो जाती है, SN2 हो जाती है। बस ये याद रखने के लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको कोशिश नहीं करनी है इसके ऊपर। बात समझ में आई, नहीं बच्चों। इसके अंदर जो है ना हमारा, वही बात मैं बता रहा था, अगर आपको PI3 बनाना है और PBr3 बनाना है स्पेशली, तो फॉस्फोरस इन आयोडीन, क्योंकि इन C2 बनाया जाता है एट द टाइम ऑफ यूज, फॉस्फोरस इज Br2, इनको इस तरीके से यूज करके आप इस पे बनाएंगे आपका, ठीक है बच्चों, बात जमती है। नेक्स्ट आ जाते हैं आगे की तरफ, अगली स्लाइड में। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से एल्केन से कैसे बनाएं,
बहुत पॉपुलर रिएक्शन है। हेलोजिनेशन करा दें, एल्केन का क्या करा दें बच्चों, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन एक चेन रिएक्शन होती है बच्चों। चेन रिएक्शन का मतलब आपके पास मोनो डाई ट्राई टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड तक फाइनली मिल जाता है, लेकिन उसको मोनो सब्स्टिट्यूटेड पर रोकने का तरीका यह है कि एल्केन को किस में ले लिया जाए बच्चों, एक्सेस में ले लिया जाए। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा बच्चों, लाइट की प्रेजेंस में होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, 3 डिग्री फ्री रेडिकल सबसे स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है। और प्रोडक्ट मेजर वही बनेगा जो ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल के अकॉर्डिंग बनेगा। इस कंपाउंड के अंदर अगर आप देखें तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल भी बन सकता है और 2 डिग्री, लेकिन मेजर प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनेगा आपका, 2 डिग्री के अकॉर्डिंग। 1 डिग्री के अकॉर्डिंग कैसा बनेगा आपका, माइनर, यानी कम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो, लेकिन माइनर प्रोडक्ट बनेगा। इसी तरीके की रिएक्शन हमने यहाँ पे दिखाई है बच्चों। रिएक्शन विद आयोडीन इज रिवर्सिबल इन नेचर, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, आ जाता है। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, या तो HNO3 या HiO3, ये दोनों ही क्या करते हैं, जो इसके अंदर HI बनता है ना, इसको रिएक्ट कर करके आयोडीन में कन्वर्ट करते रहते हैं, वहाँ से हटाते रहते हैं। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन कैसी चलती रहती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं बच्चों हम। क्रोम एल्कीन्स, बहुत पॉपुलर रिएक्शन है एल्कीन की बच्चों, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। आप करेंगे CH3CH डबल बॉन्ड CS2, आसान सी रिएक्शन, प्लस HX से रिएक्शन करा दें तो नेगेटिव पार्ट आपका उस कार्बन पे जाएगा जिस पे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, CH3CHX और CS3, यानी इसको कहते हैं हम, कौन सा एडिशन कहलाता है बच्चों, ये मार्कोनिकॉफ एडिशन। लेकिन इस केस में जो बनता है कार्बोकटायन बनता है, और मॉडर्न मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बच्चों कार्बोकटायन में अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो बिल्कुल हो जाती है, आपको करा देना हर जगह, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है ये। हाँ, रिंग एक्सपेंशन का केस आपको नहीं आएगा, कंफर्म बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन इतना केस आ सकता है। अब इसके अंदर अगर हम पोलरिटी डेवलप करें बच्चों, H इस पे अटैक करें तो कार्बोकटायन हमारा बना ये 2 डिग्री, और 2 डिग्री कार्बोकटायन 3 में कन्वर्ट हो सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए तो ये कार्बोकटायन कितना बन गया, 3 डिग्री। अब आपका X नेगेटिव या Br नेगेटिव इस पे अटैक करेगा तो मेजर प्रोडक्ट हमारा 3 डिग्री के अकॉर्डिंग बनेगा, रादर देन 2 डिग्री जो पहले बन रहा था मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। इसी को हम कह देते हैं मॉडर्न मार्कोनिकॉफ रूल। अगर बच्चों यहाँ पे आपने एडिशन करा दिया HBr का और ले लिया यहाँ पे परऑक्साइड, परऑक्साइड जनरली ऑर्गेनिक परऑक्साइड होता है, बेंजोइल परऑक्साइड, लेकिन इनऑर्गेनिक में भी हो जाती है रिएक्शन। तो अब जो है ना Br, सिर्फ Br के, HBr के केस में होता है ये आपका, ठीक है, सिर्फ HBr के केस में होता है। क्यों होता है, दैट इज द पार्ट ऑफ मैकेनिज्म, HBr के केस में होता है। आपका ज्यादा हाइड्रोजन डबल बॉन्ड में जिसके हैं उसके ऊपर अटैक करेगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, मिथाइल मिथाइल CH, ठीक है ना, और यहाँ पे बनेगा आपके पास CH2CH2Br। बात समझ में आती है नहीं, तो आपका जिस पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उस पे जाकर अटैक हो जाएगा। ये कंपाउंड मैंने इसी से बनाया है, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा और सीधा प्रोडक्ट बनता है किसके अकॉर्डिंग, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में आपको कोई रीअरेंजमेंट नहीं कराना है, कराना नहीं है, हो जाता है लेकिन कराना नहीं है हमको कोई भी रीअरेंजमेंट, ठीक है ना, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं बच्चों थोड़ा सा। एल्किन डिक्लोराइज द ब्रोमीन वाटर, ठीक है ना, डिजोल्व इन Br टू गिव डाइब्रोमो, कलरलेस हो जाता है बच्चों। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये थोड़ा स्टीरियो केमिस्ट्री का तड़का है, और आपको इतनी बात याद रखनी है कि अगर आपके पास सिस ब्यूटीन है तो आपके पास रेसिमिक मिक्सचर बनता है, ये आप याद रख लो, सिस एल्कीन एंटी एडिशन रेसिमिक मिक्सचर, कार से याद रख लो। ब्रोमीन का एडिशन जो होता है वो हमेशा एंटी एडिशन होता है, सिस एल्कीन एंटी एडिशन रेसिमिक। इसका उल्टा, अगर ये एल्कीन ट्रांस है, आप देख रहे हैं ट्रांस है, ट्रांस एल्कीन एंटी एडिशन मीजोफॉर्म बनेगा, कौन सा बनेगा, मीजोफॉर्म। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब 2 कंपाउंड बनेंगे, मीजोफॉर्म का मतलब कितना कंपाउंड बनेगा, 1 कंपाउंड बनेगा बच्चों। ये याद रखना है आपको, थोड़ा सा ये पार्ट जो होगा हमारा ये स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट है। बैठने में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है आजकल, जो है मेरे सर्वाइकल का पेन हो रहा है, तो रिकॉर्डिंग करते में मैं बैठा हुआ हूँ तो बड़ा सीवियर सा पेन होता है एकदम से, ठीक है। बात जम रही है बच्चों, नहीं, ठीक है। एल्कीन आर हीटेड क्लोरीन ब्रोमीन हाई टेम्परेचर अबाउट 800 केल्विन या 500 डिग्री सेल्सियस हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये रिएक्शन कहलाती है बच्चों एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, बम रिएक्शन है बच्चों। ये 3 ही रिएक्शन है जो एलाइलिक होती हैं, याद रखना, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप रिएक्शन करा दें किसकी, रिएक्शन क्लोरीन या ब्रोमीन से 500 डिग्री सेल्सियस, एक करा दें SOCl2 से सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है ना,
और दूसरी रिएक्शन होती है हमारी क्या, NBS से, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो ये चारों SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड से, ठीक है ना। तो ये चारों की चारों जो रिएक्शन होती हैं बच्चों, ये हमारी एलाइलिक रिएक्शन होती है। एलाइलिक का मतलब यहाँ पे आपका लगेगा या तो क्लोरो लगेगा, NBS के केस में क्या लगेगा आपका, ब्रोमो लगेगा। बात समझ में आती है नहीं? या तो आप क्लोरीन ले लें या सल्फ्यूरिल क्लोराइड ले लें या NBS ले लें। ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन हमारी कहलाती है। तीनों रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है, याद कर जाइए, इस पर क्वेश्चन बन जाएगा। मान लो आपके पास ऐसा कंपाउंड दिया होता, डबल बॉन्ड यहाँ दिया होता और आपसे रिएक्शन करा देता वो NBS इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो कहाँ होता बच्चों एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, इधर भी एलाइलिक है और इधर भी एलाइलिक है। तो किस पे सब्स्टिट्यूशन होता बच्चों हमारा, अगर हम कलर थोड़ा सा इसका पेन का चेंज कर लें, तो ये वाला भी ये 3 डिग्री होता है, ये 2 डिग्री। तो यार इसका मतलब प्रोडक्ट क्या बनता हमारे पास, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे लग जाता क्या, Br लग जाता। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बन सकता है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। इसी की अक्कासी हमने थोड़ी सी आगे बताई है, उसको आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाने की चेष्टा करते हैं इसको। ये वाली रिएक्शन आपका फ्रॉम एल्काइंस, एल्काइन के अंदर क्या होगा, क्लोरो टेट्रा हेलो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हो जाता है। सिंपल रिएक्शन है, चारों पे आप क्या लगा दो, ब्रोमीन लगा दो आपका, ठीक है, विसिनल टेट्रा हेलाइड्स बन जाता है आपका, ठीक। हेलोजन एक्सचेंज मेथड बच्चों स्पेशली यूज किया जाता है हेलोजन एक्सचेंज, या तो आयोडीन के लिए या फ्लोरीन के लिए, ठीक है ना। इसके अंदर जो हमारी रिएक्शन आती है वो फिंकल-स्टीन रिएक्शन, इससे बनाते हैं बच्चों हम आयोडो डेरिवेटिव। देख रहे हैं आप सामने रिएक्शन दिखाई दे रही है आपका, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड NaI एसीटोन से रिएक्शन कराई हमने और हमारे पास क्या बन गया, ये रिएक्शन जो होती है वोल्डेन इन्वर्जन रिएक्शन होती है, हमेशा SN2 रिएक्शन होती है। कौन सी होती है, 1 डिग्री या 2 डिग्री देते हैं क्या, SN2 रिएक्शन देते हैं आपके बच्चों, ठीक है ना। देखिए इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा आ जाता है, NCERT में लिखा हुआ है आपका, alkyl iodide good yield NaCl NaBr formed in the reaction is byproduct insoluble in the solvent, यानी किसमें, एसीटोन के अंदर insoluble होते हैं और precipitated out हो जाते हैं। जब insoluble होते हैं precipitated out हो जाते हैं, बाहर निकलते रहते हैं, तो ली शैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपकी जाती रहती है, वोल्डेन इन्वर्जन होता है। कौन सी रिएक्शन कहलाती है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। ऐसी एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है जिसके बारे में बात करते हैं, वो होती है स्वार्ट रिएक्शन। अगली स्लाइड के अंदर चलते हैं बच्चों हम, देखिए नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी होती है बच्चों, स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन में क्या क्या यूज कर सकते हैं आप, AgF यूज कर सकते हैं, Hg2F2 कर सकते हैं, COF2 यूज कर सकते हैं, SbF3 यूज कर सकते हैं। याद रहे ब्रोमो और क्लोरो डेरिवेटिव यूजुअली हम क्या कर लेते हैं, यहाँ ब्रोमो डेरिवेटिव हमने लिया है, AgF से रिएक्शन कराई, फ्लोरो डेरिवेटिव बन जाता है, और AgBr का आपको पता है कि ये येलो, लाइट येलो प्रेसिपिटेट होता है, AgCl का आपके पास डार्क वाइट प्रेसिपिटेट होता है AgCl का। तो हम हेलोजन एक्सचेंज से भी इस रिएक्शन को बना सकते हैं। यूजुअली क्लोरो और ब्रोमो यूज किया जाता है, आयोडो भी यूज हो सकता है, लेकिन यूजुअली ये एक्टिविटी कम होने की वजह से यूज नहीं होता। फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोरोडाइन हुसडीकर रिएक्शन कौन सी कहलाती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन है। फ्री रेडिकल, जब बच्चों ये एक ऐसी रिएक्शन है, फ्री रेडिकल है, लेकिन इसके अंदर यील्ड जो होती है वो 1 डिग्री की अच्छी होती है, देन 2 डिग्री होती है, देन 3 डिग्री। यील्ड जो होती है 1 डिग्री की अच्छी होती है डेस्पाइट हैविंग फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपकी इसके अंदर होती है, डीकार्बोक्सिलेशन मेथड है, रिएक्टेंट से एक कार्बन कम हो जाता है आपका, ठीक है ना। ये थोड़ी सी मैकेनिज्म हमने यहाँ पे बताई है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बस एक है आपका, ये जो फ्री रेडिकल बन रहा है, ये फ्री रेडिकल की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करके एक नया फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। इसकी वजह से ये क्या बनाया आपका, CH3 बनाया, तो हमारे पास एक कार्बन के अंदर डिकार्बोक्सिलेशन भी होता है, इसके अंदर एक कार्बन की इसके अंदर क्या हो गई बच्चों, हमारी कमी हो गई। बात समझ में आती है बच्चों, नहीं? आप इतना याद रखिए कि फ्री रेडिकल है, यील्ड किसकी अच्छी होती है, 1 डिग्री, और सबसे अच्छी यील्ड जो होती है ब्रोमो डेरिवेटिव की होती है। इसके अंदर अगर आयोडीन हम यूज करने लगे तो इसमें एस्टर बन जाता है, उस रिएक्शन को सिमोनीनी कहते हैं। देखो नेक्स्ट पार्ट में हमने ये बताई है यहाँ पे, ठीक है ना। ब्रोमाइड इज बेटर, ब्रोमाइड की बेटर है, और 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री की बेटर है। और अगर एल्किल आयोडाइड यूज करेंगे तो क्या कहते हैं इसको, सिमोनीनी रिएक्शन कहते हैं आपका। बात समझ में आई नहीं, एस्टर का फॉर्मेशन कर लेता है आपका। फ्रॉम एरीन्स, ठीक है ना। अब एरीन से कैसे बनाएंगे बच्चों, देखिए एरीन से यहाँ तो जो हमने बनाया है वो मिथाइल ग्रुप
ले लिया है, टोल्यूइन ले लिया है, लेकिन टोल्यूइन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। आप सीधा बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से कराएं इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 से करा दें, तो आपके पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, क्लोरोबेंजीन आप बना सकते हैं, ब्रोमो भी बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। ये कौन सी रिएक्शन कहलाती है बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR, इसको क्या कहते हैं शॉर्ट में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स की ही ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है बच्चों, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, और इससे क्या होगा, देखिए कुछ रिएक्शन हमने ये बताई हैं कि NBS जो भी बताया ना, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराता है हमारा, तो किस पोजीशन पे, एलाइलिक या बेंजाइलिक, इस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करा देगा। क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट किस पोजीशन पे करा देगा, जिसके अंदर फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल बनेगा, क्योंकि यहाँ जो फ्री रेडिकल बनेगा दोनों केसेस में वो क्या बनेगा, CH फ्री रेडिकल, या है चाहे तो 1 डिग्री बने, चाहे 2 डिग्री बने, या 3 डिग्री फ्री रेडिकल, जो भी आपका इसमें बन सकता है। इसको हटा देते हैं यहाँ से हम, ठीक है। बात जमती है बच्चों, नहीं। इससे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, जस्ट हमने क्वेश्चंस की फॉर्म में इसको लिखा है यहाँ पे। इससे नेक्स्ट स्लाइड, फ्रॉम डायोजोनियम सॉल्ट, एराइल हैलाइड का जो फॉर्मेशन करेंगे वो किससे करेंगे बच्चों, डायोजोनियम सॉल्ट से। डायोजोनियम सॉल्ट कैसे बनाते हैं हम, एनिलीन की रिएक्शन हम NaNO2 और HCl से करा दें लो टेम्परेचर पे। एरोमेटिक डायजो कंपाउंड जो होते हैं वो नेचर में स्टेबल होते हैं आपके, ठीक है ना। HbF4 से रिएक्शन करा दें और हीट करा दें तो क्या बनेगा, फ्लोरो डेरिवेटिव। इस रिएक्शन का नाम होता है बच्चों बाल्स-शीमैन रिएक्शन, बाल्स-शीमैन रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा डायोजोनियम सॉल्ट से Cu2Cl2 या CuHCl का यूज़ करके हम क्या करा सकते हैं, क्लोरो और ब्रोमो डेरिवेटिव बना सकते हैं। अगर CuHCl का यूज़ कर रहे हैं आप तो गटरमैन रिएक्शन कहते हैं, गटरमैन रिएक्शन, ठीक है ना। और CuCl HCl का यूज़ कर रहे हैं, CuCl यूज़ कर रहे हैं, HCl यूज़ कर रहे हैं, या CuBr HBr दोनों ही, CuHBr भी कह सकते हैं इसको। इसको कहते हैं बच्चों सैंड मेयर रिएक्शन। क्या कहते हैं, सैंड मेयर रिएक्शन। बात समझ में आती है नहीं, सैंड मेयर रिएक्शन और गटरमैन रिएक्शन। आयोडो डेरिवेटिव Ki के साथ हीट करा दें तो क्या बन जाता है हमारा, आयो डेरिवेटिव। बहुत आसान रिएक्शन है, लेकिन हर पार्ट में ये आपकी रिएक्शंस रिपीट होती हैं। अब बच्चों आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम यहाँ बात कर लेते हैं क्वेश्चंस के साथ, और क्वेश्चन एग्जाम्पल और कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं। ब्रोमिनेशन ऑफ ट्रांस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन अभी बताया था ना मैंने आपको, ट्रांस है, एंटी एडिशन है, तो कौन सी फॉर्म बनेगी, मीजो। कितना प्रोडक्ट बनता है आपका, मीजो का मतलब एक प्रोडक्ट। अगर ये सिस होता तो 2 प्रोडक्ट बनते। कुछ और क्वेश्चन है इसके अंदर, वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट, मेजर प्रोडक्ट 3-इथाइल 2-पेंटीन HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। देखो 3-इथाइल 2-पेंटीन HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, उस कार्बन के ऊपर लगेगा बच्चों जिस कार्बन के ऊपर ज्यादा हाइड्रोजन है, तो Br कहाँ लग जाएगा, Br इस पोजीशन पे आपका लग जाएगा। बात समझ में आती है नहीं। Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H2। अच्छा ये रिएक्शन थोड़ी सी अच्छी है बच्चों। मान लो अगर आपके पास ऐसा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपने रिएक्शन करा दी Br2 से, और तो क्या बनेगा आपका CH2 Br और यहाँ पे CH2 Br, नो डाउट ये बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने इसी रिएक्शन के अंदर H2O ले लिया, न्यूक्लियोफाइल दूसरा ले लिया, तो बच्चों पहले रिएक्शन CH2 Br बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट CH2 क्या करेगा हमारा OH, क्योंकि अब Br नेगेटिव से पहले कौन अटैक कर जाएगा आपका, H2O या OH नेगेटिव इस केस में अटैक कर जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत सुंदर क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं। देखो बच्चों अब यहाँ पे बताओ क्या बनेगा, आपके सामने एग्जाम्पल भी दे रखा है। NBS एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे लगा देगा, एल्कोहलिक OH एलिमिनेशन करा देगा, HBr पेरोक्साइड उस कार्बन पे लगा देगा जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है। आपके सामने क्वेश्चन हमने दे रखा है प्रैक्टिस के लिए, आप इसको करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए अगला क्वेश्चन, आप खुद से प्रैक्टिस करिए, ये मैंने आपके सामने रख दिया है, ठीक है ना। क्या प्रोडक्ट बनेगा हमने इसको आपके सामने रख दिया है, आप इसको पॉज करके और खुद से बना के देखिए, फिर बाद में आंसर चेक करिए। आंसर को हाइड कर लीजिए, पहले चेक करिए और फिर बाद में चेक करिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये थोड़ा इसलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे स्किप किया है कि थोड़ा सा और ज़्यादा हम पढ़ लेंगे तो प्रॉपर्टीज़ का भी इस क्वेश्चन में तड़का है, क्योंकि जो भी अच्छा क्वेश्चन आता है वो मल्टी कंसेप्ट आता है, वो उसको नहीं पता कि बच्चा ने पढ़ा है, वो बात नहीं पढ़ी है, क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है तो वो पूरा सिलेबस होने के बाद होता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम बाद में भी इसको कर सकते हैं। देखिए अब बच्चों क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, वैसे तो सारा थियोरटिकल टर्म है लेकिन इस पे क्वेश्चन आपका बन जाता है। लोअर मेंबर गैसेस आपको पता है, C18R कलरलेस स्मेलिंग
स्वीट स्मेलिंग लिक्विड, नॉर्मल बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट किससे ज़्यादा होता है? एल्केन से, क्योंकि ये नेचर में कैसे होते हैं बच्चों? पोलर, और एल्केन कैसे होते हैं? नॉन पोलर। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? एल्काइल हैलाइड का ही ज़्यादा होगा। अब उनमें भी किसका ज़्यादा होगा? उनमें भी उसका ज़्यादा होगा जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा, क्योंकि वॉन डेर वाल फोर्सेस बढ़ेगी। बॉइलिंग पॉइंट एक बल्क प्रॉपर्टी है, आप मॉलिक्यूल के आपस के इंटरेक्शन पर डिपेंड करती है। तो जितना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मॉलिक्यूल में ज़्यादा होगा उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। देखिए आयोडीन का ज़्यादा, बी आर का, सी एल का और एफ का। इस पर क्वेश्चन आपका बन सकता है। किसकी वजह से होती है बच्चों? ये होती है मोलर मास बढ़ने की वजह से, वॉन डेर वाल फोर्स बढ़ने की वजह से। आइसोमेरिक बॉइलिंग पॉइंट, प्राइमरी का ज़्यादा, सेकेंडरी का फिर किसका हो जाएगा? आपका टर्शरी का हो जाएगा। ठीक है ना। हमेशा एल्केन के केस में भी ऐसा ही होता है और एल्काइल हैलाइड के केस में भी होता है, ऐसा ही होता है। स्फेरिकल ज्योमेट्री हो जाएगी तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम हो जाएगा, जिससे बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर एफ आर सी एल आर लाइटर देन वाटर, हल्के हैं, पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। आर बी आर आई आर आर आई हैवियर देन वाटर। ठीक है ना। क्वेश्चन इस पे भी पूछा जाता है आपका। तो वाटर से आर आई आर बी आर, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? वाटर आ जाएगा, फिर आर सी एल, फिर आर एफ। डेंसिटी पे क्वेश्चन आ जाता है। तो वाटर से हल्का है तो वाटर के ऊपर क्या करने लगेगा? वो तैरने लगेगा। ठीक है ना। कंपाउंड इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, दे डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई भी कोवलेंट कंपाउंड जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा वही वाटर के अंदर क्या होगा? सॉल्युबल होगा। ठीक है। आर एक्स बर्न मीन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ई वाला बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन फ्लेम ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ एक्स विथ कॉपर वायर, ब्लिंस्टीन टेस्ट। इसके लिए होता है आपका एल्काइल हैलाइड या हैलोजन के लिए स्पेशली जो होता है। इस पर क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी बन सकता है। और आपको पता है आजकल प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का एडवांसमेंट नीट में भी, जेई में भी, बोर्ड में भी, प्रैक्टिकल में भी, सब में बढ़ गया है। ठीक है ना। स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर जानते हैं हम। ठीक है ना। ये हमारे लिए इस पे क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने ये एनसीईआरटी का ही लिया है आपका। बॉइलिंग पॉइंट, अगर हमारे पास क्लोरो डेरिवेटिव है बेंजीन का, ऑर्थो क्लोरो, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट में फ़र्क क्या होता है बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट तो स्पेशली मोलर मास पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पे तो करता ही करता है, नो डाउट। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट के अंदर एक दूसरी बात और आती है, वो आती है कि वो क्रिस्टल में कितना बेटर फिट है। इस वजह से अगर आप मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे तो पैरा डाइक्लोरो का ज़्यादा, क्योंकि पैरा डाइक्लोरो क्रिस्टल के अंदर बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा। जबकि अगर यहाँ पे बात देखेंगे मेटा डाइक्लोरो और ऑर्थो डाइक्लोरो के अंदर फिटिंग जो होगी वो उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। अब बॉइलिंग पॉइंट के अंदर देखें बच्चों तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका दिखाई दे रहा है? आपका ऑर्थो डाइक्लोरो। ऑर्थो डाइक्लोरो का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए, बॉइलिंग पॉइंट में आपको देखना है कितनी पोलरिटी ज़्यादा है। अब आप देखेंगे इसका डाइपोल मोमेंट इधर, इसका डाइपोल मोमेंट इधर, और इनका दोनों का डाइपोल मोमेंट इधर, तो ऑर्थो वाला ज़्यादा डाइपोल मोमेंट हो गया, तो इसका मतलब उसका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ जाएगी। यानी कि आयनिक करैक्टर अगर बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ जाएगी, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना। बात समझ में आती है नहीं? ये वही ऑर्डर है बच्चों, अभी डेंसिटी की जो बात की थी हमने। ठीक है ना। डेंसिटी की बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, अगर पॉली हेलो डेरिवेटिव हैं तो उनकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लोरो आपने देखा था, क्लोरो और फ्लोरो की डेंसिटी वाटर से कम थी, लेकिन यहाँ पे अगर क्लोरो में भी पॉली हैं तो उनकी डेंसिटी वाटर से हमेशा क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है, क्योंकि ये चैप्टर बच्चों ऐसा है जिसके फिजिकल प्रॉपर्टी पे भी क्वेश्चन आ जाता है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, उनमें से एक चैप्टर ये भी है आपका। ठीक है। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है ना। क्या क्या रिएक्शन होगी बच्चों? आपको पता है आर एक्स एक पोलर बॉन्ड है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो अब जो इसकी आर के ऊपर स्पीसीज अटैक करेगी वो नेगेटिव ही स्पीसीज अटैक करेगी, और नेगेटिव स्पीसीज को हम क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है ना। ये यहाँ पे हमने बात यहाँ पे लिख दी है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है? एल्काइल हैलाइड, क्योंकि पोलर होता है बॉन्ड और उसके ऊपर नेगेटिव अटैक कर सकता है। अब बच्चों ये किस किस तरीके से होती हैं, थोड़ी सी बात उस पर कर लेते हैं आगे हम। नेचर ऑफ सी एच बॉन्ड, ये जनरल टर्म दिया है आपको आपके लिए। नेचर ऑफ सी एच बॉन्ड, किस किस का बॉन्ड स्ट्रांग होता है आपका। ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें जो इंपॉर्टेंट, मैंने ये जो पैराग्राफ रखा है वो नेचर ऑफ बॉन्ड से ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट के लिए रखा है। अगर आपके पास आर सी एल आर एफ
आर बी आर और आर आई का डाइपोल मोमेंट देखें, जनरली हमें मिस्टेक हो जाती है कि आर एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो डाइपोल मोमेंट भी उसका ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे आर सी एल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है ज़्यादा, फिर आर एफ का, फिर आर बी आर का, फिर आर आई का, क्योंकि डाइपोल मोमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस इनटू चार्ज। तो ये किसके लिए ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है आपका, ऑब्वियस है, ये आप क्वांटिटेटिवली इसको कैलकुलेट करेंगे तो किसके लिए ज़्यादा हो जाता है, ब्रोमीन के लिए ज़्यादा हो जाता है। इस पर क्वेश्चन आपको सुंदर बनता है आपका। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए CCl4, CHCl3, CS2Cl2 और CHCl3, इनमें किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा, ये ऑर्डर आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, देखते हैं कितने बच्चे इसको करते हैं, ठीक है ना, बाद में इसका आंसर बताएंगे हम। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट बच्चों। अब देखिए, द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल में भी न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात की ना हमने, ठीक है ना। अब जैसे इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल OH, यहाँ H, यहाँ 3 डिग्री एमाइन OH H2S, यानी न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। स्पेशली यहाँ पे ये जो दो रिएक्शन है ये हमारे कंसर्न की कम है, ये दो रिएक्शन जो है ये हमारे कंसर्न की यहाँ पे ज़्यादा है। कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं बच्चों जिनमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, वो आ जाते हैं इस स्लाइड के अंदर। हम देखिए एक्वस के OH, और मैं आपको बताऊं जो बच्चे बोर्ड की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं या नीट की, जेई के अंदर तो थोड़ा सा एडवांसमेंट आ जाएगा, उनके लिए इस लिस्ट में से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ठीक है ना। एक्वस AOH, मोइस्ट Ag2O, मोइस्ट Ag2O का मतलब AgOH ही होता है, तो इसके अंदर बच्चों न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ, OH नेगेटिव, जो रिप्लेस कर देगा। RONA, Na पॉजिटिव, OR नेगेटिव, क्या बना देगा, ईथर। KSH, SH नेगेटिव, Na पॉजिटिव, RS नेगेटिव, आयो ईथर बना देगा आपके पास, ठीक है। अमोनिया एक्सेस में ले लें एमाइन, हालांकि अमोनिया एक्सेस में लेंगे तो अगर अमोनिया एक्सेस में लिया है तो एमाइन हमने बनाया, अगर एल्काइल हैलाइड एक्सेस में लेते तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट हमारा R4N का फॉर्मेशन हो जाता, यानी कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक बात चली जाती है आपकी। इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल C ट्रिपल बॉन्ड R, C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। I नेगेटिव एसीटोन I अटैक करेगा, KCN में Cn नेगेटिव अटैक करेगा, AgNO2 और NNO2, AgNO2 होता है बच्चों AgNO2 इस तरीके से, तो इसके अंदर NO2 अटैक करेगा, ये बनेगा आपके पास मेजर और ये बनेगा आपका माइनर। बात समझ में आ रही है बच्चों, नहीं, मेजर और माइनर। इसके अलावा अगर हम AgCN की बात करें तो इसमें NC बनेगा मेजर, ये बनेगा हमारा मेजर, और RCN बनेगा हमारा यहाँ पे माइनर। KCN में बात करें तो RCN बनेगा हमारा कैसा बच्चों, मेजर, और RNC बनेगा हमारा क्या, माइनर, क्योंकि ये आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, यानी दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, तो ये प्रोडक्ट हमारा बन सकता है। तो बच्चों ये देख सकते हैं रिएक्शन, इसमें से क्वेश्चन हमारा खूब बन जाएगा आपका, ठीक है ना। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बच्चों हम कुछ एग्जांपल्स आपका NaOH, NaOH का काम क्या है बच्चों, NaOH का काम है एक्वस NaOH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल देना, तो आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अच्छा, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछे कि रिएक्शन SN1 होगी SN2, तो बच्चों याद रखना है हमें कि 1 डिग्री और 2 डिग्री जब भी आए तो प्रीफरेंस हमेशा SN2 को देना, 3 डिग्री आए तो प्रीफरेंस हमेशा SN1 को देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन, एल्कोहलिक KOH, ठीक है ना। एल्कोहलिक KOH जो है ना बच्चों वो एलिमिनेशन कराता है, एलिमिनेशन जो थोड़ी सी आगे हम बात करेंगे। एक्वस KOH जो होता है वो प्रीफरेंस देता है किसको, सब्स्टिट्यूशन को। हालांकि 3 डिग्री के केस में उसमें भी एलिमिनेटेड प्रोडक्ट आपका बन सकता है, जैसा ये केस है ना आपका, ये 3 डिग्री का केस दिया है हमने, तो इसमें एलिमिनेटेड प्रोडक्ट भी बन सकता है डेस्पाइट यूजिंग एक्वस KOH, ठीक है ना। बात समझ में आती है बच्चों, नहीं। नेक्स्ट आइए, साइनाइड में भी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, आपको पता है साइनाइड क्या होता है हमारा, ये तो NC देगा मेजर, ये हमारा, ठीक है ना, एल्कोहल की रिएक्शन है, ये एल्कोहल की रिएक्शन से नहीं, हम क्लोराइड की रिएक्शन से कराएंगे। ये क्या देगा आपके पास, KCN तो CN दे देगा साइनाइड, ये आपका आइसोसाइनाइड दे देगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट बात बच्चों, अब देखो इस चैप्टर के अंदर जो थोड़ा तड़का लगता है बच्चों वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का लगता है, ठीक है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है ये हमने थोड़ा सा कंसाइज फॉर्म में यहाँ पे आपको दिया है।
नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस द कंपाउंड वुड बी कायरल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। यानी वो कंपाउंड जिसके अंदर जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हों, ये इसका कॉन्सिक्वेंस है, आउटकम है। यानी वो कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को डेक्स्ट्रोरोटेटरी या लेवोरोटेटरी रोटेट कर दें, उन कंपाउंड को हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। और इस फिनोमिना को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या इनेंशियोमेरिज्म कहलाता है। और उसके लिए कार्बन के ऊपर चारों ग्रुप जुड़े जो होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए कार्बन के ऊपर जो है, ठीक है ना। नाइट्रोजन के ऊपर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है नाइट्रोजन में ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन नाइट्रोजन में भी हो सकती है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए आगे थोड़ा सा बात करते हैं और क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस है। कायरल कार्बन, कायरल कार्बन है 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन सेटिस्फाइड बाय 4 डिफरेंट कार्बन एटम, ठीक है ना। और एसिमेट्रिक कार्बन, अच्छा क्या ऐसा हमेशा है कि वही कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे जिनके अंदर एक कार्बन पे चारों डिफरेंट ग्रुप हो? नहीं। तो मॉलिक्यूल आपका कायरल होना चाहिए, कंपाउंड कायरल होना चाहिए आपके पास। कार्बन कायरल हो तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कई बार वो भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। नेवर एंश्योर द न्यू ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये बात हमने यहाँ पे लिख दी है। ऑलवेज कंपाउंड विद एन कायरल कार्बन इज ऑलवेज, व्हाइल द कंपाउंड कंटेनिंग वन और मोर कायरल कार्बन मे और मे नॉट बी कायरल। जो बात मैंने अभी कही, एक कंपाउंड के अंदर कायरल कार्बन है तो जरूरी नहीं है, कायरल कार्बन नहीं है तो जरूरी नहीं है कि वो ऑप्टिकल एक्टिव ना हो। नॉन सुपर इम्पोजिबल डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। सिमेट्री का कोई कंसेप्ट आजकल हमारे लिए नहीं आता, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, कोई उसका कंसेप्ट अब नहीं है, वो पहले होता था सिलेबस में, ठीक है ना। इनइंशियोमर्स, इनइंशियोमर्स क्या होते हैं बच्चे? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एज इनइंशियोमर्स। सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट देयर ऑप्टिकल रोटेशन विद द इक्वल टू मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसी होती हैं आपके पास? सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, सेम केमिकल बिहेवियर होता है आपका, सिर्फ क्या होता है आपके पास? ऑप्टिकल एक्टिविटी में डिफरेंट होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है सेम फिजिकल और सेम केमिकल प्रॉपर्टी। डायस्टेरियोमर्स which are non-mirror images to each other called diastereomer, different physical as well as chemical properties, डिफरेंट फिजिकल भी हो सकती है और डिफरेंट केमिकल। सिस और ट्रांसफॉर्म किसी कंपाउंड की, वो भी क्या कहलाती हैं आपकी? डायस्टीरियोमर्स ही कहलाती हैं, ठीक है ना। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज और इनके केस में डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं। यही कह सकते हैं डायस्टीरियोमर्स क्या है? एक कार्बन, एक कंपाउंड के अंदर 2 कार्बन कम से कम होने चाहिए डायस्टीरियोमर बनाने के लिए आपके पास। कायरल कार्बन यानी नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेजेस कंपाउंड जो होते हैं ना, इनइंशियोमर तो क्या होते हैं? नॉन, ये मिरर इमेज है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल है। डायस्टेरियोमर क्या होगा? नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेज। इस कंपाउंड को क्या कहते हैं बच्चों? हम डायस्टेरियोमर्स कहते हैं, ठीक है ना। रेसिमिक मिक्सचर 1:1 मोलर रेशियो ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो फॉर्म ऑफ ए कंपाउंड इस क्या कहलाती है आपकी? रेसिमिक मिक्सचर। ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है क्योंकि दोनों, एक डेक्स्ट्रो रोटेट करेगा वही कंपाउंड और उसी का उतना अमाउंट लीवो रोटेट करेगा, तो एक दूसरे को ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसिल कर देंगे। इसको कहते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्या कहते हैं बच्चों इसको? एक्सटर्नल कंपनसेशन। सब पे क्वेश्चन आपको बन सकता है। अच्छा इसके अलावा एक और फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं मीजो। मीजो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। कैसी होती है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब ऑप्टिकल आइसोमर तो है लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन और सिमेट्री, या हम कह सकते हैं इसको एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह, इंटरनल कंपनसेशन की वजह से। अगर ये रोटेट इससे इधर करेगा तो ये इससे करेगा, तो ये कंपनसेशन विद इन द मॉलिक्यूल ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा। इसको कहते हैं बच्चों हम क्या? विद इन द मॉलिक्यूल, ठीक है ना। इंटरनल कंपनसेशन या मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर है। कंपाउंड हैविंग एन कायरल कार्बन, केस 1 केस 2 केस 3। ये आप देखिए स्लाइड को रोक के थोड़ा सा देख लीजिए, इस पे क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। हर एक पे एक क्वेश्चन करेंगे तो हमारा बहुत लंबी ये हो जाएगी। हम चाहते हैं कि शॉर्ट टाइम स्पेन के अंदर आपको वो बातें टच कर दें जो आपके दिमाग में रह जाए। इससे अगली बात बच्चों, नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर आर पॉसिबल मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपके सामने आंसर भी है, क्वेश्चन भी है, आप इस करेंगे खुद से, ठीक है ना। देखिए आप देखिए आंसर भी दे रखा है, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए अब SN1 और SN2 की मैकेनिज्म की बात करेंगे। SN2 जो मैकेनिज्म होती है बच्चों, वो ट्रांजिशन स्टेट होती है, समवॉट पेंटावेलेंट होती है, इस वजह से ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो अनस्टेबल होती है। ये रिएक्शन आपका RDS है यानी स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप का मतलब रेट जो डिपेंड करेगा आपका, वो किसके बात पे डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ
अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। अभी हम बताएंगे आगे लिस्ट बना के कि कौन कौन सा न्यूक्लियोफाइल जो होता है ना SN1 में और SN2 में क्या फ़र्क होता है आपका, ठीक है ना। इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है, अगर ये डेक्स्ट्रो था तो ये क्या बनेगा आपका लीवो रोटेटरी प्रोडक्ट बन जाएगा। इस इन्वर्जन को हम क्या कहते हैं बच्चों, वॉल्डेन इन्वर्जन कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको, वॉल्डेन इन्वर्जन। आपसे पूछा जाएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है इसके लिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। जितना स्टेरिक इनिबिशन कम होगा उतना रिएक्टिविटी ऑर्डर आपका ऑब्वियस है ज़्यादा होगा आपका, ठीक है ना। ये SN2 के केस में बच्चों हमारी सामने बात होगी। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए रिएक्टिविटी हमने कहा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। एल्काइल विद द डिक्रीजिंग CS बॉन्ड, तो RI, RBr, RCl, RF ऑब्वियस से सबसे कम होता है, क्योंकि आपके पास क्या है ना, RI के लिए रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, तो ये रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। आप नेक्स्ट आ जाइए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1। देखिए ये रिएक्शन जो होती है वो 2 स्टेप में होती है, वो होती थी SN2 एक स्टेप में, कंसर्टेड स्टेप कहते हैं। जैसे हम कह रहे हैं ना, ऐसा ग्राफ सा बना लें, मान लो आपको ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दे दिया, अगर ये एक ग्राफ ये होगा और एक ग्राफ आपका ये होगा, ये ग्राफ होगा SN1 के लिए, ये ग्राफ होगा आपका SN2 के लिए, कंसर्टेड स्टेप। अच्छा, इसमें पहला हम बड़ा क्यों है, क्योंकि पहला स्टेप जो होगा वो कार्बोकैटायन बनने का होगा। किसका बनने का होगा, कार्बोकैटायन बनने का, और वो स्टेप कैसा होगा आपका, स्लो स्टेप होगा, ठीक है ना। इसका मतलब उसमें रेट जो होगा dx/dt किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हाइड्राइड, इसलिए इसको यूनिमोलिकुलर और क्या बोल देंगे बच्चों, SN1 बोल देंगे। देखिए R पॉजिटिव बना, फिर फास्ट अटैक हुआ, इंटरमीडिएट ऑब्वियसली आपका मॉलिक्यूल से तो कम ही स्टेबल है, तो अटैक हुआ तो फास्ट स्टेप हुआ, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमारा हो गया। इस केस में आपका कार्बोकैटायन बनेगा, तो ऑब्वियस है रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा आपका, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा। बात समझ में आई नहीं। अच्छा, अब क्या होगा, SN1 और SN2 किस केस में होता है आपका, ठीक है। देखिए SN अंडरगो पार्शियली SN2 पार्शियली SN1, 3 डिग्री एल्काइल हाइड्राइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेनली बाय SN1, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेरएस 2 डिग्री एल्काइल हाइड्राइड पार्शियली बाय SN2। अगर कुछ ना दिया हो तो आप प्रीफरेंस हमेशा SN2 को देना। If the solvent is non-polar, SN1 mechanism stop working, 1 degree alkyl halide methyl halide undergo nucleophilic substitution by SN2। यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे मैंने कहा ना, आपको कुछ ना दिया हो तो आप किसको प्रेफरेंस देना, SN2 को। हाँ, अगर पोलर सॉल्वेंट दिया होगा आपका, प्रोटिक सॉल्वेंट दिया होगा, तो आप प्रेफरेंस किसको देंगे, आपका 1 डिग्री को देंगे। बात समझ में आई नहीं। नॉन पोलर या पोलर एप्रोटिक भी दिया हो तो उसमें प्रेफरेंस किसको देना है आपको, SN2 को। जैसे एसीटोन दे दिया आपको, तो आपको किसको प्रेफरेंस देना है, SN2 को देना। आगे आ जाते हैं बच्चों, देखिए ऐसा रिएक्टिविटी ऑर्डर वही है SN1 के लिए भी जो SN2 के लिए था, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग। देखिए अभी हमने बताया, ये ग्राफ बना के बताया, पहले कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन में जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है बच्चों, फ्रंट साइड भी हो सकता है और बैक साइड भी, जबकि वहां पे जो केवल अटैक था आपका न्यूक्लियोफाइल का, वो SN2 में किस साइड से हो रहा था, सिर्फ बैक साइड अटैक पॉसिबल था, क्योंकि X निकल के गया ही नहीं था यहाँ से। जबकि इसमें फ्रंट और बैक दोनों हो सकता है, तो इसके अंदर रेसिमिक मिक्सचर बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। हालांकि जो आपका इन्वर्टेड प्रोडक्ट है वो हमेशा ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, इन्वर्टेड ज़्यादा होता है, रिटेंटेड कम होता है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन कम होता है। क्यों होता है वो, ऐसा इसलिए होता है कि X बहुत दूर गया नहीं होता, तो न्यूक्लियोफाइल की अटैक की इधर से अटैक करने की टेंडेंसी कम ही रहती है, पीछे से ही अटैक कर पाता है। इसलिए इन्वर्टेड प्रोडक्ट हमेशा कैसा बनता है, ज़्यादा बनता है। वो डिपेंड करता है आपके सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं डिफरेंस बच्चों इसके अंदर, SN1 और SN2 क्या होगा बच्चों, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर, फॉलो सेकेंड ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इज अनइम्पोर्टेंट, कोई मतलब नहीं है न्यूक्लियोफिल। रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर, स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा होगा रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। मल्टी स्टेप रिएक्शन यानी 2 स्टेप होती है, 1 स्टेप या कंसर्टेड स्टेप कहते हैं जिसको, ठीक है। गुड लीविंग सॉल्वेंट रिक्वायर्ड, ठीक है ना। पोलर सॉल्वेंट हमने कहा था, प्रोटिक सॉल्वेंट रिक्वायर्ड, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट रिक्वायर्ड, DMSO होता है आपका, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, ये सब सॉल्वेंट होते हैं। इन्वॉल्व रेसिमाइजेशन, इन्वॉल्व इन्वर्जन, इन्वर्टेड प्रोडक्ट हमारा बनता है। रीअरेंजमेंट पॉसिबल, कार्बोकैटायन जहां बनेगा रीअरेंजमेंट बोलोगे, नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल। इन्वॉल्व रिएक्टिव इंटरमीडिएट, आपको पता है कोई रिएक्टिव इंटरमीडिएट इसमें नहीं होता आपका, ठीक है ना। इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसको क्या कहते हैं बच्चों, हम वॉल्डेन इन्वर्जन कहते हैं बच्चों। एक मिनट 1 मिनट, मेरे बहुत तेज गर्दन में ना पेन होने लग रहा है, ठीक है ना। इसको पूरा कर लेते हैं थोड़ा सा,
ठीक है, तो बात हमारी क्या हो जाएगी, जम जाएगी। देखिए अब बच्चों क्या आती है कहानी, यहाँ पे हमारा एलिमिनेशन का केस आता है बच्चों। बीटा एलिमिनेशन, स्पेशली कौन सी रिएक्शन होती है इसकी, बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर बच्चों हमारे पास यूं तो हम बात करें बीटा एलिमिनेशन की दो तरीके से हो सकती है, E1 और E2। ठीक है ना, एक E1 भी होती है, हमारे सिलेबस में उससे कोई मतलब नहीं है। एलिमिनेशन में क्या करना है बच्चों, हमारे पास CS2H CS2X, अगर हम यहाँ पे कोई बेस ले लें, एल्कोहलिक KOH ले लें बच्चों, या NaNH2 ले लें, NaNH2 ले लें, एल्कोहलिक KOH दूर दूर लिख गया ये, एल्कोहलिक KOH NaNH2, तो यहाँ से X यहाँ से H निकल जाएगा और अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या बना देगा, CS2 डबल बॉन्ड CS2। ये जो मैकेनिज्म आपको शो की गई है वो E2 की शो की गई है बच्चों, E2 मैकेनिज्म। E2 के अंदर क्या होगा ना आपका, जैसे बताया कंसर्टेड स्टेप है। ठीक है, बेस अटैक करेगा और इधर से Br को निकाल देगा। और याद रखना एलिमिनेशन जो होता है वो हमेशा एंटी होता है, एंटी कैसा होता है एलिमिनेशन, एंटी, कंचे की तरह है ना, पीछे से कंचा मारोगे आगे का कंचा खिसक के चला जाएगा, तो एलिमिनेशन। बल्कि और अच्छी बात कहें तो एंटी पेरीप्लेनर कहते हैं इसको, कैसा कहते हैं आपका, एंटी पेरीप्लेनर होता है। लेकिन इतना नहीं पूछेगा, लेकिन इतना आप याद रखो कि एंटी होता है। अब बच्चों पॉइंट की बात ये आती है कि अगर आपके पास एक कंपाउंड ऐसा है जिसपे बहुत ज़्यादा आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आएगा, और नीट वगैरह पॉइंट ऑफ व्यू से भी खूब क्वेश्चन आता है, नीट में भी, जेई में, सब में आता है आपका। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर एल्कोहलिक KOH लगाया तो अब बच्चों इसमें दो पॉसिबिलिटी है कि ये वाला हाइड्रोजन निकल जाए, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा और सुंदर, ये वाला हाइड्रोजन निकल जाए यहाँ से, या ये वाला, दोनों ही कैसे हैं, ये बीटा है तो ये बीटा डैश। तो बच्चों प्रोडक्ट अब जो बनता है वो किसके अकॉर्डिंग बनता है, सेट जेफ रूल के अकॉर्डिंग। वो प्रोडक्ट बनेगा जिसमें ज्यादा स्टेबल एल्कीन आपकी बनेगी, यानी मोर एल्काइलेटेड एल्कीन बनेगी जिसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे। इसको क्या कहते हैं हम, सेट जेफ रूल कहते हैं बच्चों। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, बात समझ में आ रही है आपके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। बल्कियर बेस यूजेस लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, इसको कहते हैं बच्चों हॉफमैन प्रोडक्ट। कैसा कहते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट। क्वेश्चन आने के चांसेस आपको कम है कि अगर हमने नॉर्मल बेस लिया तो हमारे पास मेजर बना ब्यूट 2इन, अगर हमने बल्कियर बेस ले लिया तो हमारे पास मेजर कौन बना, ब्यूट 1, बेटे नहीं, ठीक है, ब्यूट 1इन। ठीक है ना, ब्यूट 1इन प्रोडक्ट बनेगा आपका, इसको हॉफमैन प्रोडक्ट कहते हैं या हॉफमैन एलिमिनेशन कहते हैं बच्चों। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ जाते हैं बच्चों। E1 एलिमिनेशन कार्बोकटायन मैकेनिज्म से होता है हमारा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर ये पार्टिसिपेट करता है, इसलिए यूनिमोलिकुलर है आपका, बेस अटैक करेगा, एंटी अटैक करेगा और एल्कीन का फॉर्मेशन हमारा कर देगा। इसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास, लिविंग एबिलिटी, इसकी लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए आपके पास, बढ़िया होना चाहिए आपका। ठीक है ना, 2 स्टेप यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, बिल्कुल SN2 SN1 E1 को कंप्लीट करता है, SN2 E2 को कंप्लीट करता है बच्चों। जैसे SN1 होता था वैसे E1, जैसे SN2 होता था वैसे ही E2। देखो बच्चों, कंपटीशन बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पे सुनने को मिलेगी। E1 में रिएक्टिविटी और E2 में दोनों में 3:1 होता है, जबकि हम SN1 और SN2 के अंदर थोड़ी सी अलग बात होती है। देखो मेनली गिव सब्स्टिट्यूशन, कौन सा वाला, 1 डिग्री, मेनली गिव सब्स्टिट्यूशन। थोड़ा हम कलर इसका पेन का चेंज कर लेते हैं तो बात जमेगी। ठीक है, मेनली गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अनलेस स्टेरिकली हिंडर्ड बेस इन विच केस ऑफ एलिमिनेशन इज फेवर्ड। यानी अभी जो बात की 1 डिग्री स्टेरिकली हिंडर्ड तो आपका एलिमिनेशन फेवरेबल होगा। कैन नॉट अंडरगो SN1 और E1 रिएक्शन। ठीक है ना, SN1 और E1 नहीं देता, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हमेशा SN2, मैंने कहा था E2 उसके लिए कंपेटेबल होता है आपके पास। बोथ सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन 2 डिग्री में कौन हो सकता है, दोनों हो सकता है। स्ट्रॉन्गर बेस, बल्कियर बेस और हाई टेम्परेचर ग्रेटर परसेंटेज ऑफ एलिमिनेशन होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे या स्ट्रॉन्गर बेस होगा, NaNH2 टाइप का बेस होगा। बोथ सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर ग्रेटर परसेंटेज ऑफ एलिमिनेशन, वही बात है जो आपकी इस केस में थी। मेनली एलिमिनेशन 3 डिग्री में मेजॉरिटी होता है 99%, वो एलिमिनेशन होगा। बोथ सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन हाई टेम्परेचर ग्रेटर परसेंट, यानी SN1 और E1 क्या होगा, 3 डिग्री में दोनों हो सकता है, जबकि SN2 और E2 के केस में मेनली कौन सा होगा, E2 एलिमिनेशन होगा पहले। वैसे ही E1 के लिए भी रिएक्टिविटी का ऑर्डर वही था 3:1 और E2 के लिए भी वही था, लेकिन प्रैक्टिकली आपका ये कंक्लूजन आता है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर पॉज करके पढ़ोगे ना इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो बात ज़्यादा जमेगी।
एक बार में पढ़ते चले जाओगे तो बात जो है ना इधर जमेगी, इधर से निकलेगी। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा बच्चों। नेक्स्ट देखिए, फेवर हाई कंसंट्रेशन ऑफ गुड न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस, SN2 और E2। बच्चों ये जो लाइन है मैं बता रहा हूँ ना, ये गजब की लाइन है आपको, ठीक है ना, बहुत सारे कंफ्यूजन को दूर कर देंगी। SN2 है या E2 है, फेवर बाई हाई कंसंट्रेशन ऑफ गुड न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस, यानी एलिमिनेशन आपका हमेशा किस में होता है, आपका SN2 और E2। वैसे तो एलिमिनेशन बेस की प्रेजेंस में होता है, लेकिन गुड न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, या स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। फेवर द लो कंसंट्रेशन ऑफ प्योर, क्योंकि इसमें डिपेंड ही नहीं करता, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होता या वीक बेस पे करेगा आपका, इंपॉर्टेंट पॉइंट दोनों। इन एल्काइल हैलाइड अंडरगो, if an alkyl halide SN2 SN1 reaction, then SN2 will be favored by high concentration of good nucleophile। obviously डिपेंड करता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। इन प्रेजेंस ऑफ पुअर एप्रोटिक पोलर एप्रोटिक, अभी बताया DMSO, वो पहले भी बात लिखी हुई थी। रिएक्शन इज फेवर्ड बाय लो कंसंट्रेशन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वाटर हो गया, पोलर इथेनॉल हो गया आपके पास, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो भी होगा उनके प्रेजेंस में बच्चों ये रिएक्शन होगी आपकी। रिएक्शन विद मेटल, लिथियम के साथ, ठीक है, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड बना देता है, मैग्नीशियम के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना देता है, आपको पता है। या हम वुड्स रिएक्शन करा दें बच्चों, इससे अगली स्लाइड के अंदर, अच्छा इससे अगली स्लाइड के अंदर नहीं, स्लाइड रह गई हमारी, वुड्स रिएक्शन करा दें, RX की रिएक्शन किससे करा दें, क्वेश्चन की फॉर्म में दे रखा है, वो स्लाइड रह नहीं है, हमने क्वेश्चन की फॉर्म में दे रखी है, RX प्लस सोडियम प्लस RX। तो ये कौन सी रिएक्शन कहलाती है बच्चों, ड्राई ईथर ले लें, यहाँ पे ड्राई ईथर ले लें तो ये रिएक्शन कहलाती है हमारी वुड्स रिएक्शन कहलाती है। अच्छा अगर एक एराइल हैलाइड ले लें तो वुड्स फिटिक कहलाती है, और दोनों एराइल हैलाइड ले लें तो फिटिक रिएक्शन कहलाती है। अब देखिए सुंदर क्वेश्चन है बच्चों, हालांकि पुराना आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसके अंदर आपका PHS न्यूक्लियोफाइल है, ये फ्लोरीन को हटाएगा या ब्रोमीन को हटाएगा। ऑब्वियस है बच्चों, फ्लोरीन को इसलिए नहीं हटाएगा क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। और अच्छा रिएक्शन SN1 होगी या SN2 होगी, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है आपका। देखिए 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड आपको अगर दिखाई दे रहा है 2 डिग्री, ऑब्वियस है ये आपका डायरेक्ट तो उससे लगा हुआ नहीं है बेंजीन रिंग से, ठीक है ना। एल्काइल एराइल हैलाइड की एक कैटेगरी है, तो इसके अंदर हमेशा प्रेफरेंस किसको देना है, हमको SN2 को प्रेफरेंस देना है। तो कौन सा बनेगा आपके पास प्रोडक्ट, ए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपका हो जाएगा। देखो यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म पोलर एप्रोटिक्स एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन, PQRS कौन कौन सा देगा, कौन कौन सी रिएक्शन देगा बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाली जो कंडीशन है ना आपकी, जहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप आ जाए, कार्बोनिल ग्रुप आ जाए, ये कार्बोनिल ग्रुप फेवरेबल होता है किसके लिए, सबसे मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन के अंदर। तो अगर सबसे ज़्यादा पूछेगा SN2 रिएक्शन की फेवरेबिलिटी पूछ रहा है आपसे, तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, द रेट ऑफ द रिएक्शन वेरीज एज, वेरीज एज SN2 रिएक्शन के लिए। तो आंसर कौन सा दे रखा है हमने, सबसे ज़्यादा आंसर P, ये तो नहीं होगा आपके पास, SN2 रिएक्शन विच PQRST, द रेट ऑफ द रिएक्शन वेरीज एज, ठीक है ना। रेट ऑफ द रिएक्शन आपसे देखो नीचे दे रखा है SN2 के लिए, मैंने कहा था ना कार्बोनिल ग्रुप अगर होगा तो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, फिर 1 डिग्री के केस में, फिर आपका एलाइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड SN1 और SN2 दोनों दे सकते हैं बच्चों, एलाइल और एलाइल क्या दे सकते हैं, दोनों SN1। ये 2 डिग्री है तो इसके लिए SN1 की SN2 की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, बाकी आप चेक कर सकते हो, ये नीचे डेटा आपको प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है बच्चों, बात जमती है नहीं। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए क्वेश्चन है, आप खुद से देखिए, SN1 SN2 पे दिया है, किसके लिए रिएक्टिविटी आपकी सबसे ज़्यादा होगी, कौन SN1 जाएगा और कौन SN2, ध्यान से देख के, और आंसर भी हमने नीचे दे रखे हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों न्यूक्लियोफिलिक किसकी हैं, हेलो एरिन्स की। बच्चों हेलो एरिन्स जो होते हैं ना, न्यूक्लियोफिलिक बहुत क्वेश्चन आता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए लेस रिएक्टिव होते हैं। उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, जिसकी वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट होगा। हेलो एरिन्स हो या आपके पास विनाइल हैलाइड हो, विनाइल हैलाइड का भी सेम केस है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या आ जाएगा आपका पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा रेजोनेंस की वजह से। हाँ अगर इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप आपने डाल दिए स्ट्रॉन्ग, तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, जैसे आगे केस देखो, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन,
हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, हाई प्रेशर की ज़रूरत होती है, डोस प्रोसेस कहलाता है बच्चों। खूब क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। अमोनिया 200 डिग्री सेल्सियस, 60 एटमॉस्फेयर, NH2 न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। CuCN DMF डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, ठीक है ना। CN की प्रेजेंस, CN अटैक करेगा और बन जाएगा। जो बात अभी हमने कही कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे बढ़ा देंगे तो रिएक्टिविटी हमारी इंक्रीज कर जाएगी। जैसे एक NO2 लगाया 170 पे, 2 NO2 लगाए 95 पे, 3 NO2 लगा दिए तो सिर्फ वार्म कर देने पर ही रिएक्टिविटी आपको बढ़ गई। आपसे पूछ सकता है ये T1, ये T2, ये T3, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो T1 सबसे ज़्यादा, फिर T2, फिर T3, इस तरह का क्वेश्चन आपसे बन सकता है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है बच्चों? इस पे भी बहुत क्वेश्चन आता है। जो क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन है ना, ये ऑब्वियस है आपके कैसे डायरेक्टिंग है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से ये रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो किस पे अटैक करेगा बच्चों? ऑर्थो पे करेगा, या अगर इससे अगला स्ट्रक्चर बनाए तो किस पे करेगा आपका? ये पैरा पोजीशन पे करेगा। यहाँ नेगेटिव आ जाएगा आपके पास, पैरा पे करेगा, ऑर्थो या पैरा पे। लेकिन नेचर में ये बच्चों ऑर्थो पैरा तो होते हैं, लेकिन इनका आई इफेक्ट स्ट्रांग होता है। इसकी वजह से ये डीएक्टिवेटिंग होते हैं। कैसे होते हैं? डीएक्टिवेटिंग। मैं ऐसे कहता हूँ इस बात को बच्चों, मीजोमेरिक इफेक्ट है ना, बड़ा पहलवान है, वो इंडक्टिव इफेक्ट से जीत जाता है। बेमने मन से इंडक्टिव इफेक्ट को भी उसके साथ जाना पड़ता है, लेकिन उसका मन बेमना होता है, तो बेमने मन की वजह से वो खींचता है उसको। तो इसकी वजह से आपका ये कैसे हो जाते हैं नेचर में? डीएक्टिवेटिंग। टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन रिंग ड्यू टू -I हेलोजन एटम डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड हेलोजन बेंजीन एंड ऑर्थो ऑन पैरा, ठीक है ना। -I ग्रुप की वजह से वो डीएक्टिवेटिंग होता है बेमने मन से करने वाले, ठीक है। तो ब्रोमिनेशन करेंगे ऑर्थो और पैरा पे बनेगा, ऐसे ही नाइट्रेशन करेंगे, ऐसे ही सल्फोनेशन करेंगे, ऑर्थो और पैरा पे बनेगा बच्चों। बात समझ में आती है बच्चों? नहीं? ये स्लाइड हमारी लगभग 51 के करीब स्लाइड हो गई बच्चों। थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में और आगे बात करके, क्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन हमें पता है एल्काइलेशन और एसाइलेशन। एसाइलेशन में होगा तो CH3CO पॉजिटिव, ये हमारा एसाइल कार्बोकटायन बने। देखिए रिएक्शन विद मेटल, पॉलीहेलोजिनेटेड कंपाउंड, क्वेश्चन और पॉलीहेलोजिनेटेड कंपाउंड के बारे में। ये रिएक्शन विद मेटल से मैं वुड्स रिएक्शन आपको बता चुका, फिटिंग रिएक्शन में आपको बता चुका, ठीक है ना। ये बड़ा अच्छी क्वेश्चन है, रिडक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है ना। किस किस से कर सकते हैं बच्चों? ये एसिडिक मीडियम है हमारा, ये वाला हमारा बेसिक मीडियम है, ये वाला हमारा न्यूट्रल मीडियम है, और ये वाले हमारे LiLH4 NaBH4 और ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, ट्राईफिनाइल, इधर नहीं, ट्राईफिनाइल टिन हाइड्राइड, ठीक है। ये भी एक कंपाउंड है, TH का होल थ्राइज SNH, ट्राईफिनाइल टिन हाइड्राइड। ये भी क्या करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं और एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी रिएक्शन आती है। एसिडिक मीडियम हो, चाहे बेसिक हो, चाहे न्यूट्रल हो, चाहे आपके पास ऐसे कैटलिस्ट हो जो हाइड्राइड डोनर होते हैं, तो उनसे सबसे रिड्यूस होकर एल्केन का फॉर्मेशन ये करेगा बच्चों, ठीक है। अब बच्चों पॉली हेलोजिनेटेड की और छोटी सी बात करके हम कोशिश करेंगे कि हम सवा 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं। देखिए वुड्स फिटिंग रिएक्शन कर चुके, उल्मांस रिएक्शन हमारे ज़्यादा सिलेबस में नहीं आती, कॉपर से करते हैं, बाइफिनाइल का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए क्या पॉली हेलोजिनेटेड कंपाउंड के अंदर बच्चों, स्पेशली जो इसमें कंपाउंड हमारा आता है उसकी बात करेंगे हम किसकी? क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म के अंदर, ठीक है ना। डाई हेलो डेरिवेटिव आप सिंपल सी रिएक्शन करा सकते हैं एल्काइन की, विसिनल भी बना सकते हैं, और जैसे ये वाली रिएक्शन अच्छी है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, PCl5 से एसीटोन की रिएक्शन करा दें तो हम जेमिनल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं आप, ठीक है ना। Cl2Br2 एल्किनिन CCl4, ऐसे केस में क्या बनाएंगे हम? विसिनल बनाएंगे। ऐसे केस में क्या बनाएंगे बच्चों? हम जेमिनल बनाएंगे, डाइहैलाइड का फॉर्मेशन से। वो मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री से पहले आपको बता दी थी कि मीजोफॉर्म बनेगा या रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, वो पिछली स्लाइड में आप देख सकते हैं। देखिए ट्राई हेलो डेरिवेटिव, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है बच्चों वो ट्राई हेलो डेरिवेटिव या आयोडोफॉर्म पे क्वेश्चन आता है या क्लोरोफॉर्म पे आता है। कैसे रिएक्शन कराएं? CH3CH2OH, हालांकि आयोडोफॉर्म टेस्ट की हम कार्बोनिल कंपाउंड में बात कर चुके हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट के अंदर डिटेल में। CH3COCH3 यानी वन शॉट में जितना डिटेल हो सकता है उतनी डिटेल में हम कर चुके। एसीटोन की रिएक्शन या इथेनॉल की रिएक्शन करा दें हेलोजन से इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है? हेलोफॉर्म बनता है, यानी आयोडोफॉर्म बनता है या क्लोरोफॉर्म बनता है। दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी,
ठीक है। आयोडोफॉर्म टेस्ट तो इसका कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है। कौन से? या तो 2 डिग्री अल्कोहलिक को पहचानने का टेस्ट होता है बच्चों, ऐसा होना चाहिए, या ACO-CH3 ग्रुप होना चाहिए, या आपके पास CH3CH2OH इथेनॉल जो है ये कंपाउंड क्या देते हैं आपके आयोडोफॉर्म टेस्ट का परफॉर्म करते हैं, यानी येलो प्रेसिपिटेट देते हैं आयोडोफॉर्म का। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका बच्चों। सिल्वर पाउडर से करा दें, एसाइटिलीन बन जाती है आपकी, ठीक है ना। फॉस्जीन गैस बन जाती है, पॉइजनस गैस होती है। क्लोरोफॉर्म आपको पता है, रेड कलर की बोतल्स में अप टू ब्रिम तक भर के रखा जाता है जिससे फॉस्जीन गैस ना बने, या उसके अंदर इथेनॉल डाल दिया जाता है। कंसंट्रेटेड HNO3, क्लोरोपिक्रिन इंसेक्टिसाइड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CCl3NO2 क्लोरोपिक्रिन बनाता है और ये इंसेक्टिसाइड कहलाता है आपका, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। DDT NCERT में दे रखा है बच्चों, डाइक्लोरो डाइफेनाइल टेट्राक्लोरो ट्राइक्लोरो इथेन, टेट्रा नहीं ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। स्किप कर रही है टंग। मैं चाह रहा हूँ कि इसको आपकी समझ में भी आ जाए और टाइम भी हमें थोड़ा शॉर्ट लगे, इसलिए थोड़ी तेज़ बोलने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या होगा बच्चों, DDT पे क्वेश्चन एक हमारा बन जाता है, टेट्राक्लोरो पे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, इस पे क्वेश्चन हमारा बनेगा, ठीक है। कुछ इसके क्वेश्चन एक दो कर लेते हैं बच्चों, फिर हैप्पी एंडिंग करते हैं। बताइए फेरन 12 क्या है आपके पास, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन कहलाता है। हीटिंग ऑफ क्लोरोबेंजीन विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, DDT आपको पता है, DDT का फॉर्मेशन अभी रिएक्शन की। अब अगली स्लाइड शायद हमारी क्या है बच्चों, दैट वुड, ठीक है ना। तो बच्चों मैंने फास्ट फास्ट इसको करने की कोशिश की है, ठीक है। आप इसको पॉज करके थोड़ा सा देखेंगे तो बात हमारी समझ में आएगी। एक दो जगह कहीं मेरी टंग स्लिप हो गई होगी तो आपको वो बात समझ में आ जाएगी, मैंने उसको क्लियरिफाई कर दिया है, आगे पीछे क्लियरिफाई कर दिया। वैसे ज़्यादा हुआ नहीं है, एक आध जगह बोलते बोलते तेज़ में, और प्लस मेरे ना सर्वाइकल का पेन बड़ी तेज़ी के साथ हो रहा है, तो इसलिए आज मैं लेता हूँ आपसे विदा। ओके गुड।